कई बार एक विशाल क्रू टीम और बड़े स्टार्स होने के बाद भी फिल्म वो इंपैक्ट नहीं डाल पाती जो एक इंटरव्यू और रियल फुटेजेस से बनी डॉक्यूमेंट्री कर जाती है। रिव्यू करेंगे हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ्स। देश दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं पर फिल्म बनना आम है। आजकल फिल्म मेकर्स तलाश में रहते हैं कि पास्ट में घटी किसी सच्चे इंसिडेंट पर फिल्म बनाकर लोगों के बीच लेकर आए। ऐसे में 3 साल पहले दिल्ली में हुई बुराड़ी घटना पर फिल्म मेकर्स की नजर कैसे न पड़ती, लेकिन बजाय किसी तामझाम और एक्टर्स को लेकर एक फिल्म बनाने से अच्छा क्रिएटर लीना यादव और अनुभव चोपड़ा ने इसे एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास किया जो एक फिल्म की तरह फील दे, जिसे लोग इस तरीके से जुड़ जाएं कि क्लाइमेक्स तक नजरें ना हटा पाएं। नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जल्दी अपना इंपैक्ट नहीं डाल पाती लोगों पर, क्योंकि उसमें फिल्म मूवी वाले कुछ एंटरटेनमेंट पार्ट गायब होते हैं। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, किस प्रकार से रियल कैरेक्टर्स को स्क्रीन स्पेस दें, उनसे कब क्या बुलवाया जाए और इस तरह की स्टोरी में अंत तक सस्पेंस कैसे कायम रखा जाए, यह इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलता है। इस फिल्म में परिवार है, इमोशंस हैं, डर है, खौफ है, विश्वास और अंधविश्वास के बीच उठते सवाल हैं, जिन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ रियल कैरेक्टर्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें मेकर्स पूरी तरह से सफल भी हुए हैं। 3 साल पहले दिल्ली में जब एक ही फैमिली के 11 सदस्यों ने अजीबोगरीब अवस्था में एक साथ अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था, तो आम जनता से लेकर पुलिस प्रशासन तक सब सकते में आ गए थे और खुद को एक गुत्थी में बंधा महसूस करने लगे, क्योंकि यह हर किसी के लिए शॉकिंग था कि ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस वालों से लेकर फॉरेंसिक टीम, डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट और मीडिया तक का इस तरह की अनसुलझी और भयानक घटना से पाला पहली बार पड़ा था। 2018 में हम सब ने यह न्यूज देखी और कुछ दिनों बाद भूल भी गए होंगे। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि आगे इस घटना में हुआ क्या। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हर एक पहलू को बड़ी बारीकी के साथ दिखाया गया। इस घटना से जुड़े लगभग हर शख्स के इंटरव्यूज को दिखाया गया, ताकि जब फाइनल क्लाइमेक्स पर आए तो किसी के भी मन में इस केस के असली खुलासे को लेकर कोई शंका ना हो। हाँ, कुछ एक चीजों पर बात की जा सकती है, जैसे कि फिल्म में दिखाए गए जर्नलिस्ट। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे अनसुलझी भी कह सकते हैं, क्योंकि फिल्म में हत्याओं के पीछे जो रीजन बताया गया वो पूरी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं करती कि हत्या इन्हीं वजह से हुई होगी। हां, ये सब एक पुख्ता सबूत जरूर है, लेकिन उन हत्याओं का या सुसाइड का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। यह सब बस संभावनाएं हो सकती हैं कि इस कारण सभी लोगों ने अपनी जानें गंवाई। हां, यह जरूर है कि सबूत बहुत पुख्ता है, लेकिन पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। कौन जाने अंदर क्या हुआ, किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी, तो ऐसे में फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाना कितना सही है, इस पर भी सवाल उठाया जा सकता है। इससे पहले भी हमने कुछ रियल हत्याओं पर बनी फिल्में देखी हैं जिनका रिजल्ट अधूरा रह गया, जैसे कि आरुषि मर्डर केस। हालांकि उस केस में आरुषि के मां बाप को रिहाई मिल गई, लेकिन इसके बावजूद जब जब इस पर फिल्म बनी तो कहीं पर भी एक घटना को रियल नहीं माना गया। उन फिल्मों में क्लाइमेक्स में दोनों संभावनाएं दिखाई गई, एक जहां पिता ने बेटी की हत्या की, एक जहां पिता निर्दोष था। क्योंकि जनता की नजरों में पिता गुनहगार था, इसलिए फिल्म मेकर्स ने भी कानूनी फैसले पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगाई। हां, यह जरूर है कि जब वो फिल्में बनी थी तब आरुषि के पिता कस्टडी में थे, लेकिन फिर भी उन्हें गुनहगार नहीं दिखाया गया था। तो फिर इस बुराड़ी कांड में एक कंक्लूजन पर पहुंच जाना क्या ठीक है? क्या यह मान लेना कि यह सब अंधविश्वास के कारण हुआ? हां, यह सच है कि कॉपी में लिखी बातों से यह सब साबित होता है कि परिवार के अंदर कुछ अंधविश्वास चल रहा था, लेकिन बच्चों द्वारा भी इतने सालों में कहीं किसी से इस बारे में बात न करना थोड़ा अजीब लगता है। और फिर माना कि कॉपी के हिसाब से सबने एक दूसरे को बांधा और फिर लटके, बट स्टिल 1% ही सही ये मर्डर हो, इसकी संभावना तो रहती है, लेकिन फिल्म में इसे क्लियर अंधविश्वास के कारण मौत साबित कर दिया गया। अगर आप जर्नलिस्ट की बात करें तो बरखा दत्त जैसे वामपंथ जर्नलिस्ट को इसमें बढ़ा चढ़ाकर ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का काफी मौका मिला है। जर्नलिस्ट में भी एनडीटीवी के ही लोग देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, एनडीटीवी की न्यूज को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है, उनकी न्यूज को पुख्ता माना गया है, जबकि आज तक और एबीपी न्यूज को कई जगह पब्लिसिटी गेन करने के लिए अनाप शनाप न्यूज दिखाते हुए भी बताया गया है। और वामपंथी जो अक्सर हिंदुत्व पर सवाल उठाते रहते हैं, उनके लिए तो
हवन आदि और हिंदू आस्था के नाम पर इन मौतों को पागलपन कहना बहुत आसान हो जाता है। अब तीनों एपिसोड्स देखें तो मीडिया के नजरिए से सबसे ज्यादा स्पेस इन्हीं वामपंथ मीडिया को दिया गया है और कोई उंगली ना उठाए इसलिए कुछ एक जगह जी न्यूज के जर्नलिस्ट को भी शामिल किया गया है। क्या है कि जब आप फिल्म के विषय में बात करते हैं तो सारे एस्पेक्ट्स पर बात की जानी चाहिए और यह भी फिल्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिल्म की टेक्निकल चीजों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है वो लाजवाब है, लेकिन कंक्लूजन पर सवाल उठाए जा सकते हैं और इस फिल्म में एक तरफा मीडिया रिपोर्टिंग देखने को मिलती है, यानी लेफ्ट मीडिया। इस फैमिली के बचे हुए लोग शुरू से कहते आए हैं कि ये मर्डर है, लेकिन उस एंगल को पूरी तरह से नकार दिया गया। फिल्म में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को भी स्पेस मिला है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी को घटनास्थल पर पहुंचते दिखाया गया है। फिल्म में छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया है। जब दीवार में 11 पाइप्स पर सवाल उठते हैं तो उन पाइप को फिट करने वाले मिस्त्री का भी एक इंटरव्यू करके कंफर्मेशन ली गई है कि इनका इस घटना से लेना देना नहीं है, यह केवल वेंटिलेशन के लिए ऐसा किया गया था। हालांकि यह रहस्यमयी है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं। परिवार के रिश्तेदार, दोस्त, पुलिस, सीबीआई, जर्नलिस्ट, नेबर्स, जितने भी लोग इस घटना से जरा सा भी जुड़े नजर आए उन्हें इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया गया है। एक मसाला फिल्म की तरह ही फिल्म में सबसे पहले एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए उन 11 लाशों को दिखाया गया एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया गया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। हाथ बंधे हुए, चुन्नियां लटकी हुई और किसी का भी फेस ना दिखाने के बावजूद सीन इतना पावरफुल लगता है कि ये फील होने लगता है कि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखा जाना चाहिए। एज आई सेड कि आम लोगों को तो इस घटना के क्लाइमैक्स का पता भी नहीं होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, तो यहां धीरे धीरे एक के बाद एक परत खोलते हुए कहानी को आगे बढ़ाया गया, जैसे एक सस्पेंस स्टोरी होती है। ऑब्वियसली फिल्म में सबसे ज्यादा मेहनत रिसर्च टीम की रही होगी। इतने लोगों को इंटरव्यू करने के लिए ढूंढना, ओरिजिनल फुटेजेस प्राप्त करना, यह सब आसान नहीं रहा होगा। उस एरिया के इंस्पेक्टर का इंटरव्यू सबसे लंबा था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ही किया था। इस इंटरव्यू में वो अक्सर अंग्रेजी लाइंस का इस्तेमाल करते थे जो कई बार गलत भी होता था और फील होता था कि शो ऑफ वाली अंग्रेजी बोलने की कोशिश वो कर रहे हैं, बट स्टिल मेकर्स ने इसमें सुधार करने की कोशिश नहीं की। वो चाहते ही होंगे कि यही चीज लोग देखें भी। इवन इंटरव्यू की शुरुआत में वो इंस्पेक्टर इस घटना को लेकर हंसते हैं, जो थोड़ा ऑड लगता है कि 11 सदस्यों की मृत्यु की घटना को कितना लाइटली ये ले रहे हैं, लेकिन उसे भी फिल्म मेकर्स ने फिल्म का हिस्सा बनाया। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को रियल रखने की कोशिश की गई है फिल्म में। कैमरा वर्क भी शानदार है। इंटरव्यूज को अक्सर लोग इजी समझते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कैमरा वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पहले की तरह नहीं रहा कि ट्राइपॉड पे कैमरा सेट कर दिया और कैमरामैन सो गए, इंटरव्यू चलता रहा। यहां पर भी अब क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है। फिल्म में दिखाए गए इंटरव्यूज में आई गेस कि 2 कैमरों पर शूट किया गया होगा। जहां 2 मेंबर्स का इंटरव्यू हो वहां ज्यादा कैमरे हो सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के साथ साथ कई जगह क्लोज में उनके इमोशंस भी कैप्चर किए गए हैं। और ये कोई एक्टर्स तो है नहीं कि उनसे रीटेक करवा ले। हाँ, एक आध जगह ये जरूर फील हुआ कि मेकर्स ने उन फैमिली मेंबर्स को रोने के लिए कहा होगा या फिर सैड दिखने के लिए कहा होगा, जो ऑब्वियसली वो एक्टर्स नहीं है, तो इतनी सफाई से वो शॉट दे नहीं पाए और पकड़े गए। बाकी फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, सीन्स का चयन अच्छा है, एडिटिंग वर्क बेहतरीन है। तो मेरी तरफ से इसे 4 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।